A big hello to everyone and welcome to PW Only IES. In the previous class related to environment and ecology, we have discussed the idea related to waste management rules as well as the procedures, how we need to manage the solid waste as well as different kinds of waste. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। इस पूरे सेगमेंट को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का बेसिस क्या है और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं ऑन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द नेगोशिएशंस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज हैपनिंग्स अक्रॉस द ग्लोब। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेट चेंज, पहले बात हमें यह पता होनी चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में एक इनहेरेंट डिफरेंस होता है। जब भी हम वेदर की बात करते हैं, वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। शॉर्ट टर्म फिनोमिना मतलब आप हमेशा ये बोलते हैं ना कि वेदर चेंज हो गया। जैसे अभी गर्मियों से सर्दियां जब आ रही हैं तब आप देख रहे हैं, यू विल से कि वेदर इज चेंजिंग। ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। जबकि इसी शॉर्ट टर्म फिनोमिना का अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज लें, अगर वेदर के लॉन्ग टर्म एवरेज को देखें तो उसे बोला जाता है क्लाइमेट, राइट। अगर मान लीजिए वेदर चेंज हो रहा है और इस साल सर्दी जो है वो कंपैरेटिवली कम पड़ी, ठीक है, अगले साल फिर ऐसा हुआ, उसके अगले साल फिर ऐसा हुआ, 5-6 साल तक लगातार ऐसा होता रहा कि जो ये विंटर्स हैं उनमें टेम्परेचर मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया, तब हम कहेंगे कि अब ये वेदर चेंज नहीं है, दिस इज द क्लाइमेट चेंज। सो जब भी आप लॉन्ग टर्म एवरेज लेते हैं वेदर का, देन इट बिकम्स द क्लाइमेट। और अगर वेदर चेंज हो रहा है, उस चेंज को आप लॉन्ग टर्म एवरेज पे प्लॉट करेंगे, देन वी विल कॉल इट एज क्लाइमेट चेंज। ये तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है क्लाइमेट चेंज की। अब यहां पे हमें समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस क्लाइमेट चेंज इज ऑल अबाउट। क्लाइमेट चेंज का मतलब यह है, आप इसको समझें। मान लीजिए अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, इन आवर एटमॉस्फेयर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अराउंड 300 ppm और वी कैन कॉल इट एज 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% है और ये एक वेरिएबल गैस मानी जाती है। वेरिएबल गैस का मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब अगर हमने वैक्यूलर एमिशन से, इंडस्ट्रियल एमिशन से और उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को अगर इंक्रीज किया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाएगा? जी हां सर, एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाएगा। वो कॉम्पोजिशन में चेंज क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होने वाला है। व्हाई इट इज गोइंग टू इंक्रीज? क्या हम ये मान सकते हैं कि जो हमने थर्मल पावर प्लांट्स लगाए उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके एमिशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, जो हमारे वैक्यूलर एमिशंस हैं वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। सो बहुत सारे ऐसे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज होने लगता है। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया फादर सन डुओ कीलिंग एंड कीलिंग ने। कीलिंग जो है ये क्या करते हैं, ये मोना लोआ यानी कि हवाई आइलैंड के ऊपर, हवाई आइलैंड पे मोना लोआ में एक ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश करते हैं। जब ये वहां पे ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश करते हैं तो उस ऑब्जर्वेटरी के अंदर ये फाइंड करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, CO2 का कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। एंड व्हाट दे डू इज दे मेक और दे प्लॉट अ कर्व। फिर ये एक कर्व प्लॉट करते हैं, ये कर्व प्लॉट करते हैं जिसमें ये शो करते हैं कि अगर मान लीजिए आप 1850s की बात करते हैं, 1850s की बात करते हैं और 1850 यानी कि एक ऐसा दौर जिससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब 1850 के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 300 ppm थी।
300 ppm को ही हम 0.03% लिख सकते हैं। ppm का मतलब यहां पे है पार्ट्स पर मिलियन। एंड देन दे शो, अगर आज के इस प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होकर, ये जो कंसंट्रेशन है ये धीरे धीरे इंक्रीज होकर पहुंच गई है। दिस कंसंट्रेशन हैज रीच टू 419 ppm, यानी कि 419 ppm अगर ये कंसंट्रेशन पहुंच गई तो इस कर्व को नाम दिया गया कीलिंग कर्व। इस कीलिंग कर्व के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने एटमॉस्फेयर की जो कॉम्पोजिशन है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% था, उसे हमने 0.0419% कर दिया। अगर जब आप एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज करेंगे तो इवेंचुअली दीज चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी वेदर पैटर्न्स, क्योंकि जो वेदर है दैट इज इनहेरेंटली लिंक्ड विद, जो वेदर है वो किसके साथ लिंक्ड है? एटमॉस्फेयर के साथ। तो अगर एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन धीरे धीरे चेंज होती रहेगी तो धीरे धीरे वेदर भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। जब धीरे धीरे वेदर चेंज होगा तो उसके लॉन्ग टर्म एवरेज को हम किस नाम से जानेंगे? लॉन्ग टर्म एवरेज को हम किस नाम से जानेंगे? वी विल नेम इट एज क्लाइमेट चेंज। अब ये बात की जाती है कि क्लाइमेट चेंज जो है, दिस इज अ बिग अम्ब्रेला टर्म वेयर विद द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, क्योंकि जो ये कंपोजिशन चेंज हुआ है इसके अंदर इसको ट्रिगर किसने किया? दिस इज ट्रिगर्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ये क्या हो गया? ट्रिगर हो गया, जिसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज आज दिखाई देता है। क्लाइमेट चेंज जैसे ही हमारे समझ में आता है वैसे ही एक और टर्म हमारे दिमाग में आती है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अगर आप यहां पे क्लाइमेट चेंज के साथ एक चीज देखेंगे तो दोनों चीजों को कैसे एसोसिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन से वेदर चेंज हुआ, वेदर से क्लाइमेट चेंज हुआ। एक चीज और भी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। मैं अभी बस थोड़े समय में आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ये ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये रेडिएशंस को क्या करती है? जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है, इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर ये ज्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगी तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो भी इंक्रीज होने लगेगा। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो ग्लोबल स्केल पे अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, देन इट विल बी टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तब इसे हम किसकी संज्ञा देंगे? ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देंगे। सो दिस इज प्राइमरीली द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। बट यहां पे ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आईपीसीसी के नाम से जाना जाता है। दिस आईपीसीसी is responsible to find out the scientific basis of climate change. क्लाइमेट चेंज का साइंटिफिक बेसिस क्या है? क्यों ये एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड है या ट्रिगर्ड है, या इसके पीछे नेचुरल कारण भी शामिल हो सकते हैं? इन सबको आईपीसीसी एनालाइज करने की कोशिश करता है। आईपीसीसी को 1988 के अंदर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनेप और डब्ल्यूएमओ ने मिलके इसका गठन किया और ये साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करते हैं हमें क्लाइमेट चेंज का। इसीलिए हमें इनके द्वारा ही डेफिनेशंस भी मिलेंगी, जिसका मतलब यह है कि अर्थ का जो क्लाइमेट है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, एवरेज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, वी विल कॉल इट एज ग्लोबल वार्मिंग। बट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, और जो अर्थ का नेचुरल बैलेंस है उसकी वजह से बिगड़ने लगता है। राइट अब यहां पे वाइल ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को इंटरचेंजेबली यूज तो कर लेते हैं, बट ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत छोटा सबसेट है क्लाइमेट चेंज का,
क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर तो सिर्फ आप एक ही चीज पाएंगे, दैट इज द राइज इन द टेम्परेचर। फेयर इनफ। जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, दैट इज अ बिग टर्म। सो यू कैन सी द डिफरेंस हेयर। जो क्लाइमेट चेंज है उसका मतलब होता है कि आपने क्लाइमेट पैटर्न्स जो हैं, जो हमारी विंड पैटर्न्स हैं, जो हमारी प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, या प्रेशर है, या ह्यूमिडिटी है, या कंडेंसेशन है, उन सब के अंदर ऑल्टरेशन कर दिया, तब उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। और ये ऑल्टरेशन क्यों होने लगता है? क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को ऑल्टर किया है। जब हम एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को ऑल्टर करेंगे तो वेदर पैटर्न चेंज होंगे, और उन वेदर पैटर्न का मतलब है प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज होंगे, कंडेंसेशन पैटर्न चेंज होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाएगा, विंड्स अलग तरीके से चलने लगेंगी, एंड हेंस यू विल टर्म दिस, अगर ये लंबे अंतराल तक होता रहा तो उसका एवरेज क्लाइमेट कहलाएगा और क्लाइमेट चेंज कहलाएगा। जबकि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का राइज होना, और अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक हो गया है तो ग्लोबल लेवल पे वार्मिंग हमें दिखाई देगी। राइट, ये स्पेसिफिक है। अगर कॉज की बात करें तो मोर और लेस दोनों कॉजेज यहां पे सेम ही दिखाई देंगे। जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, दे बोथ आर इंड्यूस्ड बाय सम ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस। जैसे कि अगर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो उस वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण यू विल रियलाइज कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि इंडस्ट्रियल एमिशन, थर्मल पावर प्लांट चलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा, और उन दोनों से आपको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दिखाई देगा। ग्लोबल वार्मिंग तो चलो ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होना है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने लगेंगे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो नदियों के अंदर पानी भरने लगेगा। जब नदियों के अंदर पानी भरेगा तो फ्लड्स आएंगे, और जब फ्लड्स आएंगे तो वो सारा पानी समुद्र में चला जाएगा, तो सी का लेवल राइज होगा। और उसके बाद जब ग्लेशियर पूरे मेल्ट हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में वाटर की स्कैरसिटी हो जाएगी, फिर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आने लगेंगी। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको आप ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के तरीके से देख सकते हैं। अगर हम स्कोप की बात करें, जो क्लाइमेट चेंज है वो रीजनल और ग्लोबल दोनों स्केल पे काम करता है और बहुत सारे क्लाइमेट सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करता है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सरफेस टेम्परेचर को और उसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को काउंट करता है। दिस इज समथिंग वी कॉल एज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इसे ग्रीन हाउस क्यों बोला जाता है, पहले इसे समझें। ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसे हम ग्लास हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, इसे ग्लास हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। अगर हम आज इस पूरे अर्थ की, पृथ्वी की बात करें तो होता यह है कि मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर दिस इज आवर एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस। अगर सनलाइट आती है तो सनलाइट की जो एनर्जी है, यानी कि सन से निकलने वाला जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन के पास बहुत हाई एनर्जी है। रेडिएशन के पास बहुत हाई एनर्जी है, और ये हाई एनर्जी रेडिएशंस जो होंगे, जो ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होंगे, ये इतने पावरफुल होंगे कि इन गैसेस को क्या करेंगे, पार करके इस सरफेस से स्ट्राइक करेंगे। जिनकी भी एनर्जी हाई होती है, हाई एनर्जी रेडिएशंस जितने भी हैं, उन हाई एनर्जी रेडिएशंस को हम शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन कहते हैं। क्योंकि अगर आपने बचपन में पढ़ा है ना, E=hc/λ, तो एनर्जी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ इंसोलेशन यानी कि सन से आने वाली रेडिएशन है, इनको तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। तो कैन आई से वन थिंग फॉर श्योर कि ये जो गैसेस हैं, these gases are transparent, यानी कि इनको तो इसने क्या कर दिया, पार कर दिया, एकदम पार कर दिया, और ट्रांसपेरेंट है, और ये यहां से पार कर गया इनको, और इन गैसेस ने इन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया। बट अब ये सरफेस से टकराई तो सरफेस क्या हो गया, वार्म हो गया,
अब सरफेस अगर गर्म हो गया तो सरफेस से भी तो कुछ रेडिएशंस वापस जाएंगी। जी हां सर, यहां से भी कुछ रेडिएशंस वापस जा रही हैं। जो यहां से रेडिएशन वापस जा रही हैं, क्या इनकी एनर्जी इस सन की एनर्जी के बराबर होगी? नहीं, इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी। अगर इनकी एनर्जी कम होगी तो सर इन्हें हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या ये सन से आ रही है या सरफेस से? सरफेस से, इसीलिए इन्हें लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। और इन लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के पास एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, और ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस इन लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को क्या कर लेंगी? ट्रैप कर लेंगी। इनको क्या कर लेंगी? ट्रैप कर लेंगी, जिसकी वजह से आपको नजर आएगा जो भी हीट है, सारी की सारी जो हीट है वो इस रीजन के अंदर क्या हो गई? कन्फाइन हो गई। इस वजह से आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अब मेरा सिंपल सा सीधा सा एस्पेक्ट ये है आप सब लोगों को बताने का, वो ये कि अगर मान लीजिए इन गैसेस का अमाउंट इंक्रीज होगा, अगर इनका अमाउंट इंक्रीज होगा तो जो ट्रैप्ड हीट है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब ट्रैप्ड हीट इंक्रीज होगी, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा बच्चा? इंक्रीज होगा। और इसी को आप लेटर ऑन स्टेजेस पे वार्मिंग का नाम देंगे, और अगर ये ग्लोबल स्केल पे होगा तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देते हैं। तो ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट, ये ऐसी गैसेस जो कि हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ इंसुलेशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, बट लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं क्योंकि दे आर ओपेक टुवर्ड्स इट, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन गैसेस को हम संज्ञा देंगे ग्रीन हाउस गैसेस की। इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानेंगे। अब ये क्यों ग्रीन हाउस बोला जाता है इसे, वो भी बता देता हूं। होता यह है कि आप अगर पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों में जो इंसुलेशन है, जो सनलाइट है, वो कंपैरेटिवली क्या होती है? कम होती है। अब सनलाइट तो है बट हीट नहीं है ना। जो प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए हीट और ह्यूमिडिटी चाहिए, है ना। अब ह्यूमिडिटी में आपने ठीक है पानी प्रोवाइड कर दिया, इरिगेशन। अब हीट, अब आग जला के थोड़ी करूंगा, वो तो उसको कहां से चाहिए? सन से चाहिए। अब वहां पे हीट कम है क्योंकि टेम्परेचर कंपैरेटिवली पहाड़ों में कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? एक ग्लास का चैम्बर यूज करते हैं। ये ग्लास का चैम्बर है। आपने कभी महसूस किया होगा कि आप जब गर्मियों के समय में अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दें और थोड़े समय बाद जब उस गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा वो हीट हो रखी होती है, क्योंकि जो भी उनके ग्लासेस हैं वो सारे उस हीट को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। अब ये क्या है? क्योंकि मान लीजिए मैंने अगर यहां पे किसी प्लांट को ग्रो करवाना है, तो इस प्लांट को ग्रो करवाने के लिए आई नीड सनलाइट। तो आपको मैंने सनलाइट प्रोवाइड कर दी। यहां से इंसुलेशन आया बट ये हाई एनर्जी था, इसने तो क्या कर दिया? इस ग्लास को क्या कर दिया? पार कर दिया। इसको एकदम बिल्कुल क्या कर देगा? ट्रांसपेरेंट होगा ये उसके लिए और निकल जाएगा, है ना। बट अब जब ये यहां पे टकराई, इस सरफेस के साथ टकराई, तो जैसे ही सरफेस के साथ टकराएगी, जो जाने वाली रेडिएशन है वो क्या इस ग्लास के बाहर जा पाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? कंपैरेटिवली कम है। इस वजह से ये यहीं पे टकराते हुए इसी जगह पे रह जाएंगी। इसी जगह पे ये सारी की सारी एनर्जी यहां पे ट्रैप रह जाएगी, और इस कारण से जो यहां पे हीट जनरेट होगी, उस हीट से ये जो प्लांट्स हैं, ये जो पेड़ हैं, ये सब ग्रो करने लगेंगे। और इसी कारण से इस ग्लास चैम्बर के कारण यहां पे ग्रीनरी आपको दिखाई देगी, और इसी वजह से इस इंपैक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लास हाउस इफेक्ट। और अगर ये ग्लास आने वाली रेडिएशन को तो नहीं रोक रहा, बट जाने वाली रेडिएशन को रोक रहा है। आने वाली मतलब सन से, जाने वाली मतलब सरफेस से। अगर ऐसा ये कर रहा है
ये सेम काम हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन परफॉर्म करता है? गैसेस परफॉर्म करती है। इसीलिए वी कॉल दीज गैसेस एज द ग्रीन हाउस गैसेस। इसीलिए हम उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। आई होप इट इज क्लियर विद यू नाउ, राइट? सो इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसी ग्रीन हाउस गैस के कारण, अगर ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन दी जाए तो ये वो गैसेस है विच आर ट्रांसपेरेंट, ये वो गैसेस है जो कि ट्रांसपेरेंट है टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि इंसोलेशन, बट दे आर ओपेक टूवर्ड्स, ओपेक मतलब ये उनको पार नहीं कर पाएंगी, ओपेक टूवर्ड्स आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इस वजह से ये क्या करती हैं? अगर ऐसा ना होता ना, अब मुझे कोई बोलेगा कि सर फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। फिर मैं बोलता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होती ना बच्चे, तो ये सारी की सारी रेडिएशन वापस बाहर चली जाती और रात के समय में जो हमारी धरती है वो बर्फ का गोला बन जाती। दैट इज वाई व्हाट आई डू वांट टू टेल यू इज ग्रीन हाउस गैसेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को बैलेंस और मेंटेन करने का काम दीज गैसेस आर डूइंग। बट ऑन दी अदर हैंड एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसी कारण से जब आप इन ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट और कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इफ यू विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन, देन इवेंचुअली इट इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर एरिया। इसीलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानेंगे। दिस इज द एंटायर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। फेयर इनफ। सो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल भाग इस ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। सो विदाउट द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, दे प्रोवाइड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी अप्रोक्सीमेटली कंपेयर्ड टू द करंट वैल्यू ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस वुड रेंडर द प्लेनेट फ्रोजन। ये प्लेनेट हमारा जम जाता और यहां पे लाइफ एग्जिस्ट ना कर पाती। बट एक्सेसिव अगर आ गया तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस एक्सेसिव ग्रीन हाउस के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगती है। ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ's atmosphere allow sunlight to penetrate and warm the surface, but they also trap some of the heat, preventing it from escaping back into space. इनकमिंग एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ है। फिर एब्जॉर्प्शन अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द सन्स एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर क्लाउड्स। ये आपको अल्बीडो में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद कुछ बाहर चली जाती है लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर। फिर ग्रीन हाउस गैसेस का रोल ये है कि ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं मच ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ सरफेस, जिसको मैंने किस नाम से बोला? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से बोला, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से बोला। ठीक है। अब यहां पे ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या हुआ? पिछले 2 सदियों से हमने इसका अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे ही मोर ट्रैपिंग, और जैसे ही ज्यादा ट्रैपिंग होगी वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग आपको दिखाई देगी। सो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग बैक टू द स्पेस। नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस सच एज वाटर वेपर। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी गैसेस आर दी ग्रीन हाउस गैसेस। देन सिग्निफिकेंस क्या है? पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है दैट इज मेंटेन्ड, वन थिंग, एंड स्टेबल क्लाइमेट डेवलप होता है। इट बैलेंसेस द एनर्जी इनपुट्स एज वेल। एडिशनली इट इन्फ्लुएंस द वाटर साइकिल, क्योंकि जब गर्मी होगी तब क्या होगा? मॉइस्चर आएगा, वेपोरेशन होगा, उसकी वजह से क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगा, बारिश होगा, वाटर साइकिल डेवलप होगा। ये सब ग्रीन हाउस गैस के कारण ही आपको दिखाई देता है। बट अगर हम गैसेस की बात करें जो कि नेचुरली अकर कर रही हैं या किसी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, जो कि ट्रैप करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, राइट? This is something you need to remember forever. Now we need to understand greenhouse gases कौन कौन सी हैं।
व्हेन इट कम्स टू द ग्रीन हाउस गैसेस जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा मेंशन की गई, क्योटो प्रोटोकॉल ने कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई किया और ये बोला कि ये ऐसी गैसेस हैं जिनके होने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इनमें सबसे पहली गैस जो है जो हमें ध्यान में रखनी है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन सेकंड गैस इज मीथेन, मीथेन इज द सेकंड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड को मैं नहीं लिख रहा हूं, आई होप यू रिमेंबर दिस। देन यू विल हैव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, you will have perfluorocarbon, then you also have nitrous oxide, then इसको मैं नाइट्रस ऑक्साइड लिख देता हूं। और उसके साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करता है एक और गैस को जिसे आप SF6 के नाम से जानते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सारी गैसेस ऐसी हैं जो कि आपको ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल दिखाई देंगी। इन गैसेस के कारण यू विल रियलाइज बिकॉज ऑफ दीज गैसेस, द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, दे हैव द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आपने देखा वाटर वेपर जो था वो भी एक ग्रीन हाउस गैस था, बट वाटर वेपर का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि आप खुद समझे ना कि ये वो गैसेस हैं जिनको एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा लंबे समय तक। अगर ये लंबे समय तक नहीं रहेंगी ना, तब तो फिर ये क्या ही ग्रीन हाउस, क्या ही ग्लोबल वार्मिंग करेंगी। जितना ज्यादा समय तक ये गैस विल स्टे इन द एटमॉस्फेयर, उतना ज्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाएंगी। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, राइट। इसके अलावा एक बात और बताता हूं मैं आपको, वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाटर वेपर का इसलिए नहीं है क्योंकि पानी अगर बहुत ज्यादा हो जाता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो बारिश बन के वापिस नीचे आ जाएगा। तो उसका जो रेजिडेंस टाइम है, जो वाटर वेपर का जो रेजिडेंस टाइम है, वो कंपैरेटिवली क्या है, कम है। वाटर वेपर जो है वो किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और अगर वाटर साइकिल का पार्ट बन जाता है ना, तो इसका मतलब यह है कि इसका रेजिडेंस टाइम क्या हो जाता है बच्चा, रेजिडेंस टाइम इसका हो जाता है कम। जब रेजिडेंस टाइम कम हो जाता है, इसका मतलब यह हो गया कि इसकी वजह से, इस रेजिडेंस टाइम की वजह से ये वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस होने के बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग के पोटेंशियल को नहीं दर्शाती है। देन लेट्स कम बैक टू द अदर आइडिया। हमने ये तो देख ही लिया है। इसके बाद हम देखें कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखा, देन यू हैव मीथेन, देन यू हैव नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस जैसे कि HFC, जैसे कि HFC, यू हैव PFC, है ना। फिर यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, हेयर यू हैव सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये सारी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती हैं। अब हमें इनके सोर्सेस को अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सोर्स होगा। प्राइमरीली अगर कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स को देखें तो जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, वेहिकुलर एमिशन होता है, इंडस्ट्रियल एमिशन होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। आप पेड़ काटेंगे, लैंड यूज पैटर्न चेंज करेंगे, देन ऑल्सो यू विल फेस सच सिचुएशन। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आपने कुछ वेस्ट को बर्न किया, देन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। बायोमास बर्निंग फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, डन। फिर इसके बाद अगर अभी आप देखें the relentless rise in atmospheric carbon dioxide levels, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कीलिंग कर्व के थ्रू शो भी किया जाता है। सेकेंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द वाटर वेपर, बट वाटर वेपर अबंडेंट है, बट इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इतना नहीं है। देन यू हैव नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को अगर आप देखें तो ये नेचुरल अकरेंस के रूप में एक नेचुरल कंपोनेंट है अर्थ के नाइट्रोजन साइकिल का। जो अर्थ का नाइट्रोजन साइकिल है वहां पे आपको नाइट्रस ऑक्साइड का प्रेजेंस दिखाई दे जाएगा, राइट। अब नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी है। तो अब यहां पे हम देखें कि इनके सोर्सेस क्या हैं।
जो भी सोर्सेस एग्रीकल्चर, नाइट्रोजन जो है ना, अगर मैं बोलता हूं कि नाइट्रोजन साइकिल का भाग है, तो नाइट्रोजन साइकिल में आपने पहले भी मेरे साथ जाना कि कौन सी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट होती हैं। इसलिए एग्रीकल्चर के सोर्सेस से नाइट्रस ऑक्साइड का आपको एमिशन दिखाई देगा। Sometimes when combustion takes place, then also you will see the release of carbon dioxide। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि नाइट्रोजन को यूज करती हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, वहां से भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। एंड लास्टली विद द वेस्ट मैनेजमेंट, जब वेस्ट होता है वहां से भी नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज आपको दिखाई देगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो 114 साल तक हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बनी रहती है, जिस वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मीथेन थर्ड है, जैसे कि पहले हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वी हैव सीन नाइट्रस ऑक्साइड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी मीथेन। मीथेन जो है ना बच्चा, मीथेन एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अगर मीथेन को देखेंगे तो इसका आपको जब आप सीएनजी यानी कि जो आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस देखते हैं वो मीथेन ही होती है, और ये बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखती है। और जब भी आप मीथेन की बर्निंग होती है तब उससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। और सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स मीथेन का हमें आज इस समय पे अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो वो आप बोलेंगे कि सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से मीथेन बहुत लार्ज स्केल पे रिलीज होती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से मीथेन रिलीज होती है, उसके साथ साथ जो वेटलैंड्स है वहां पे मीथेन रिलीज होती है। कुछ टर्माइट्स जो हैं, जो टर्माइट्स यानी कि जो दीमक है, वो भी मीथेन को रिलीज करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ मीथेन ऐसी है जो परमाफ्रॉस्ट रीजन के अंदर ट्रैप है, उस परमाफ्रॉस्ट रीजन के अंदर जो ट्रैप्ड मीथेन है वो भी क्या होती है, रिलीज होती है। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। ह्यूमन रिलेटेड एमिशंस भी इसके साथ साथ बहुत बड़े सोर्स बनते हैं, जैसे कि आप देखेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या पैडी कल्टीवेशन, उन सब से मीथेन रिलीज हो रहा है। इसके बाद अगर इस चार्ट को देखें तो आपको पता लगेगा कि राइस एंड एग्रीकल्चर से 9% मीथेन रिलीज होती है, बायोमास बर्निंग से, लैंडफिल एंड वेस्ट से, लाइव स्टॉक से यानी कि जो कैटल्स हैं उनसे, देन फॉसिल फ्यूल से। These are the major sources of methane in the atmosphere. Then we come to the concentration increase. Yes, increase हुई है पिछले काफी सालों में। फ्लोरिनेटेड गैसेस को देखें तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा CFC, देन वी हैव हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFC है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC है, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन दी एटमॉस्फेयर टू इंक्रीज दी टेम्परेचर। यहां पे रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल्स, जो हम AC यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स हैं, उनमें CFC का प्रेजेंस आपको दिखाई देगा। देन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, वहां से आपको HFC, PFC और SF6 जैसे जितनी भी गैसेस हैं वो रिलीज होती हुई दिखाई देती हैं। अब आता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तब आप देखेंगे कि मैं आपको बता चुका हूं कि वाटर वेपर को नॉट टिपिकली असाइंड अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर वेरी ग्रेटली एंड इसका लाइफ टाइम क्या है, बहुत ही छोटा है। जब मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 20 गुना ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर 100 ईयर टाइम स्केल। अब देखो ना, इसको कैसे सोचा जाता है, इसको सोचने का तरीका यह है कि आपने क्या किया, 100 ईयर का एक लाइफ स्पैन रखा। उन 100 सालों में अगर कोई गैस रिलीज होती है तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कितना ज्यादा है, उसे हम GWP के नाम से जानते हैं। तो हमने ऐसा नहीं है कि हर गैस का रेजिडेंस टाइम डिफरेंट है, तो हमने टाइम फिक्स कर दिया 100 साल।
अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के 100 साल के अंदर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को नंबर दिया 1। अब मैं देखूंगा मीथेन का अगर रेजिडेंस टाइम 100 साल होता तो वो कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल करता मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ऐसा पता लगा ये जो मीथेन है वो 20 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती है अगर दोनों गैसेस को 100 सालों के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो। दैट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अंदर आपको लार्जली एक चीज देखनी पड़ेगी, वो ये कि कितना टाइम है इनका और उसके साथ साथ कितने गुना ये अपना पोटेंशियल शो कर रहे हैं ओवर दी 100 ईयर्स। बट हाँ, वो बात अलग है कि सब गैसेस का रेजिडेंस टाइम अलग अलग है, कईयों का 50 से 200 साल है, कईयों का 10 से 15 साल है ना। तो आप यहां पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को देखेंगे तो आपको एहसास होगा, यू विल सी 265 23,500 टाइम्स SF6 का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा 23,500 गुना एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड। This is the major cause of concern in front of humanity at this point of time, right? So we have understood what global warming potential is. Global warming potential के अंदर हम सिर्फ एक ही बात देखते हैं, पहली चीज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को we have assigned the value as 1 and the time scale या time duration या time span जो हम देखेंगे यहाँ पे, ये time span जो होगा बच्चा वो होगा 100 years का। 100 ईयर्स के टाइम स्पैन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है तो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, 20 है। बट एक्चुअल मीथेन का रेजिडेंस टाइम कितना है, 10 से 15 साल है। एक्चुअल क्या है, 10 से 15 साल। तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 20 गुना तो नहीं आप कहेंगे, 15 साल के ड्यूरेशन पे देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाई देगा, राइट। नाउ आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आईपीसीसी यूनेप और डब्ल्यूएमओ द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक बेसिस ढूंढता है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। उस सिनेरियो में इनकी रिपोर्ट अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी जिसने बताया कि दिसंबर 2023 से लेकर 1850 से लेके 2019 तक बहुत सारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट आई और उसने बोला ह्यूमन एक्टिविटीज आर दी प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल टेम्परेचर राइज के लिए। इसी वजह से अर्थ के अंदर जो भी आइस होगी वो लॉस हो रही होगी, अंटार्कटिका का जो आइस शेल्फ है वो पिघल रहा होगा, माउंटेन्स के ग्लेशियर्स मेल्ट करने लगेंगे। अब यहां से आपको पूछा जाए कि इंपैक्ट क्या है या कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस के रूप में सबसे पहली चीज आप यहां पे देखें तो हमें डिफरेंट इकोसिस्टम को अगर हम देखते हैं, सबसे पहला इकोसिस्टम अगर मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं तो वो है क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर क्या है, क्रायोस्फेयर एक ऐसा एरिया है जहां पे हमें अभी आइस का प्रेजेंस दिखाई देगा, बर्फ दिखाई देगी, कवर्ड विद एरिया और रीजन जो कि कवर्ड है किससे, कवर्ड विद आइस है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रायोस्फेयर। अगर मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस क्रायोस्फेयर के अंदर जो मेल्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और इनका जो एरिया है वो कंपैरेटिवली कम होने लगेगा। पहला इंपैक्ट तो ये आया। अगर अभी हम धरती पे देखें 1/10 ऑफ आवर प्लेनेट इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ आइस। हमारे धरती के 1/10वें भाग पे आइस है जो 2-3 फॉर्म्स के अंदर हमें दिखाई देती है। सबसे पहली फॉर्म तो है उसकी आइस शीट्स, और जो आइस शीट्स हैं ये हमें कहां दिखाई देती हैं, अंटार्कटिका, ये हमें दिखाई देगी साइबेरिया, ये हमें दिखाई देगी साइबेरिया के साथ साथ ग्रीनलैंड, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं। जो ग्लेशियर्स है ये आपको दिखाई देंगे हिमालयाज, आल्प्स हो गए, हिमालयाज हो गए, है ना, उसके साथ साथ माउंट किलिमंजारो, ये माउंटेन्स के ऊपर आपको ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं। अब यहां पे जो क्रायोस्फेयर है, इस क्रायोस्फेयर के अंदर
इस रीजन के अंदर कुछ सॉइल मिलती है जिसे परमाफ्रॉस्ट रीजन कहा जाता है। अगर ये परमाफ्रॉस्ट रीजन होगा तो इसके अंदर, परमाफ्रॉस्ट रीजन के अंदर बहुत सारी मेल्टिंग होने के कारण मीथेन रिलीज होती है। मीथेन रिलीज होती है, एक तो ये इंपैक्ट हो गया। उसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज भी यहाँ पे, बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरियाज जो है वो ठंड में कंपैरेटिवली डोरमेंट होते, बट व्हेनेवर इट कम्स टू द आइडिया ऑफ इंक्रीज्ड टेम्परेचर, द बैक्टीरियल एक्टिविटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सो इट इज गोइंग टू रिलीज द मीथेन, बैक्टीरियल एक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड यहां से ही आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे फायर इंसिडेंसेस देखे जाएंगे। ये जो फायर इंसिडेंसेस हैं, इन्हीं फायर इंसिडेंसेस का कारण कौन बनेगा? इन फायर इंसिडेंसेस का कारण बनेगा यहां पे होने वाली मीथेन का रिलीज। अब अगर मेल्टिंग स्टार्ट हो गई तो इस मेल्टिंग के कारण जो रीजन है, उस रीजन के अंदर यहां की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, इस इंडिजिनस कम्युनिटी को भी बहुत बड़ा थ्रेट पहुंचेगा, क्योंकि उनको लार्ज स्केल पे डिस्प्लेस होना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट वुड बी वन की हेयर इन दिस रीजन। और अगर क्रायोस्फीयर मेल्ट हो गया तो यहां से बहुत सारे क्लाइमेटिक पैटर्न्स भी चेंज होंगे, क्योंकि आप ये समझो ना कि ये ऐसा रीजन है जहां पे बर्फ जो है वो क्या करती है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि व्हाइट चीज जो होती है ना वो एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो जितना व्हाइट होता है, कभी आपने सोचा कि ये बर्फ जो पिघलती क्यों नहीं है? ना, सनलाइट तो है फिर भी नहीं पिघलती। उसका कारण यह है, सनलाइट होना और गर्मी होना दोनों डिफरेंट है। वहां धूप तो है बट गर्मी नहीं है, क्योंकि जो भी धूप पड़ी ना इस बर्फ पे, उसने वहां की जो गैसेस थी उसने इनको एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि इसने डायरेक्टली इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। इस वजह से वहां पे धूप और गर्मी में डिफरेंस के कारण धूप तो आ गई, गर्मी नहीं आई, इस वजह से नहीं पिघलते। बट अब धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर अगर वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये पिघलने लगेंगे। जब ये एक बार पिघल गए तो उनकी वजह से सारे के सारे जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स है वो चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। दिस इज द इंपैक्ट ऑन क्रायोस्फीयर। नाउ लेट्स सी द ग्लेशियर्स। जो ये ग्लेशियर्स हैं, मैंने बोला आपको कि जो ये ग्लेशियर्स हैं, इनकी अगर मेल्टिंग होगी तो ये रिट्रीट करने लगेंगे, और जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे वैसे ही जो रिवर है, रिवर के अंदर फ्लड आने लगेंगे। रिवर के अंदर फ्लड्स आएंगे तो ये पानी जाएगा फाइनली समुद्र के अंदर, तो सी का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जब सी लेवल राइज हो जाएगा तो यहां पे जो कोस्टल कम्युनिटी है, उस कोस्टल कम्युनिटी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा। जब इनका कोस्टल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो दे विल बी टर्म्ड एज एनवायरमेंटल और क्लाइमेट रिफ्यूजी। एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो इनको क्लाइमेट रिफ्यूजी की संज्ञा दी जाएगी, क्योंकि दे आर रिफ्यूजी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और ये तो हो गया एक बात। जब रिवर में फ्लड्स आएंगी तो क्या इसके कारण फूड सिक्योरिटी थ्रेटन्ड होगी? यस सर, फूड सिक्योरिटी थ्रेटन्ड होगी। क्यों, उसको समझें। फूड सिक्योरिटी को अगर मैं देखता हूं तो इस पे मुझे एक सबसे सिंपल सीधा प्रभाव ये दिखता है कि पहली बात तो ये है कि जो वाटर है, लेटर ऑन स्टेजेस में वाटर स्कैरसिटी आ जाएगी। वाटर स्कैरसिटी के साथ साथ जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं, क्लाइमेट इवेंट्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत ही इरेटिक, राइट, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो जाएंगे, और ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ गई, एंड समटाइम्स यू विल फेस दी फ्लड्स एज वेल। शुरुआत में तो फ्लड आएंगे। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर एक पल को तो वाटर स्कैरसिटी लिख रहे हो, एक पल को फ्लड लिख रहे हो। पहले क्या आएगा, इनिशियली क्या होगा, फ्लड्स होंगे, एंड लेटर ऑन स्टेजेस में अगर आप देखोगे, जब सारे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तब वाटर स्कैरसिटी आएगी, तो फूड सिक्योरिटी विल बी थ्रेटन्ड। ये भी क्या हो जाएगा, थ्रेटन हो जाएगा। दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है।
और उसके साथ साथ सी लेवल राइज हुआ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 2022 तक द ग्लोबल एवरेज सी लेवल हिट अ न्यू रिकॉर्ड हाई एक्सीडिंग द 4 इंचेस ऑफ द 1993 लेवल। 4 इंच और बढ़ गया है ना ये ग्लोबल सी लेवल। देखो पहले कितना था, 2008 से पहले अगर आप कंपेयर करें एमएम में ये चल रहा है, तो आप देख रहे हो कैसे बढ़ता जा रहा है। 2020 तक आते आते इट हैज इंक्रीज टू अराउंड 50 mm, 5 सेंटीमीटर तक आपको इसका इंक्रीज दिखाई देगा। कॉजेस क्या है, वो सारे कॉजेस मैं आपको बता चुका हूं। सी लेवल राइज के साथ साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यस बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि फ्लड्स, जैसे कि ड्रॉट्स, जैसे कि मरीन हीट वेव्स, ये सारी कंडीशंस डेवलप होंगी। अब हम एक बात करें तो क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही ऐसा फिनोमिना है जिसको आप देख सकते हैं ना कि एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस तो है ही, बट कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी जैसे और कुछ अगर हमारी अर्थ के ऑर्बिट के अंदर चेंज आता है उनके कारण भी ये देखे जाते हैं। अगर यहां पे बात करें एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में, तो हम सारी बातें ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रोडक्शन जिससे मिथेन रिलीज हो रहा है ना। अब बट हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स देखें तो पता लगेगा कि सबसे बड़ा एमिटर कौन है, यूएसए। दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना। अब यहां पे बहुत बड़े एमिटर के रूप में ये दोनों देश आपको दिखाई देंगे। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। बट स्टिल हम इतनी सारी पॉपुलेशन को भी तो केटर कर रहे हैं ना, तो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भारत का बहुत ही कम होगा। अब इसके कॉजेज हमने देख लिए, इसके हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट देख लिए। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में एक बात ये भी तो है कि जो भी हमारा यू कैन से द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है भारत में, तो वो 1950s के बाद हुआ। बट अगर आप जो ये डेवलप्ड नेशंस देखें, यूएसए या यूके, इन सब में तो 1850s के बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। तो उनके ऊपर एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, उनके ऊपर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द राइज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ अगर इसके इम्पैक्ट को देखें तो मैं कुछ इम्पैक्ट तो आपको बता ही चुका हूं, दैट इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। यू कैन सी द वेदर इवेंट के साथ साथ यू विल सी द फ्लड्स, ड्रॉट्स, उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी खराब होगी, डिस्पैरिटी इंक्रीज होगी और जो इनइक्वालिटीज है वो राइज होंगी। ह्यूमन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो आपको एक बहुत बड़े लेवल पे डिस्कार्ड होता हुआ दिखाई देगा। वल्नरेबिलिटीज विल इंक्रीज यस। सो पहला इंपैक्ट जो देखने को मिलता है दैट विल बी ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखिए जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, उसके कारण यू विल सी द प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स विल चेंज। क्यों प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज होंगे? क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल वार्मिंग होगा उतना ज्यादा जो आइस है वो मेल्ट करेगी। जब आइस मेल्ट होगी तो पूरा का पूरा जो वाटर साइकिल है दैट विल बी इम्पैक्टेड। सेकेंड प्रोस्पेक्ट हियर इज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न, because when the pressure conditions will change in accordance to the change in the global warming or the climatic atmospheric concentration of carbon dioxide, then eventually atmospheric circulation pattern का change होना भी तय है। Then you will see the melting ice caps that I have told you. Then fresh water की availability will reduce. There will be increased frequency of extreme weather events such as droughts, floods. Then altered hydrological cycle हम देख ही चुके, and biodiversity and ecosystem will also get impacted. Then food security and production, इस पे सबसे बड़ा impact आने वाला है, क्योंकि जब हम food security की बात करते हैं, जब हम threat की बात करते हैं, with increase in temperature, जो इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, जो वेदर इवेंट्स हैं, अगर वो चेंज होते हैं तो उसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है उस पे इंपैक्ट पड़ेगा।
देन जो ये रिसेंट स्टडी है बाय द इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस, it reported that shrinking of the Himalayan glaciers will serve as a vital dry season. अब जब dry season है उसका जो amount है वो बड़ा हो जाएगा, and then you will see the impact on food security is very much evident. The adverse effect of climate change on agricultural production can also be observed. Then जैसे जैसे आप क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखेंगे तो सी लेवल राइज के कारण ह्यूमन पॉपुलेशन जो होगी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. व्हेन द पॉपुलेशन विल डिस्प्लेस तो इनको हम क्लाइमेटिक रिफ्यूजी की संज्ञा देंगे. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट्स दैट अप्रोक्सीमेटली 22 million people are internally displaced each year in the last decade due to the storms, floods, wildfires. So these are the situations which are emerging just because of the rise in the temperature. Then human health पे क्या impact होगा? जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोबियल एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. जो पानी अगर ज्यादा आएगा तो waterborne diseases will increase. Then you will see the mental health problem, because if you are displaced from one place to the other, the psychological impact can be seen. Then weather impacts जब extreme होते हैं तब उसमें आप वाइल्ड फायर जैसे इवेंट जब देखेंगे तो बहुत सारे इंजरी और बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स हैं उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. क्लाइमेट रिफ्यूजीज आई हैव टोल्ड यू. इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट होगा ही, बिकॉज हरिकेन्स, फ्लड्स, ये सारे जो भी इकोसिस्टम डेवलप हो चुके हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो हमारे हार्ड अर्नड गेन्स हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, राइट. Then international community has faced the challenges in making necessary progress on climate change, जो कि World Economic Forum ने भी क्या किया, शो किया. Then you can see जो extreme weather events हैं उसके कारण जो जैसे हरिकेन, स्टॉर्म्स, वेव्स, इनके कारण जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा. It will lead to the power outages and disruptions in the energy supply. हरिकेन्स कैन डिस्ट्रॉय द पावर लाइंस. जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया वो सब यहाँ पे नुकसान होता हुआ हमें दिखाई देता है. प्रेसिपिटेशन पैटर्न के चेंज होने के कारण हाइड्रो पावर जनरेशन है वो भी क्या होगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. अब यहाँ पे फिजियोग्राफी पे देखें तो काराकोरम एनोमली इज वन फिनोमिना रिसेंटली सीन which refers to a unique phenomena observed in the काराकोरम माउंटेन रेंज, जहां पे मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स दुनिया के अगर पिघल रहे हैं, बट काराकोरम रेंज के अंदर थोड़ा सा ग्लेशियर के अंदर स्लाइड एडवांसमेंट देखा गया है. सो ये भी आप देखें ना कि ऐसा इवेंट है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. आज बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, कहीं पे ग्लेशियर्स का एडवांसमेंट हो रहा है. That is nothing but the major problem associated with the climate change, that you cannot predict anything. Glaciers की dynamics will change. Then you will see here, जैसे जैसे आप माउंटेन रेंजेस की बात करोगे तो उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हमें दिखाई देगा ही. फिजियोग्राफी में व्हेन वी टॉक अबाउट द ओशियंस पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओशियंस जो है वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं. They absorb around 90% of the excessive heat by the जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है. अगर हम आइस मेल्ट होती है, सी लेवल राइज होता है, तो इसकी वजह से मरीन हीट वेव्स, ओशियन एसिडिफिकेशन, ऐसी समस्याएं धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेंगी, जिससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट कोस्टल कम्युनिटीज को पड़ेगा. एंड 680 मिलियन पीपल हु आर लिविंग इन द लो लाइंग एरियाज, जो सी लेवल के पास एरियाज में रहते हैं, उनकी लाइफ लार्ज स्केल पे इंपैक्ट होगी. जब मरीन हीट वेव्स की बात आती है तो आईपीसीसी ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में यह बताया भी कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे जो मरीन हीट वेव्स जैसे इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स भी इंक्रीज होने लगते हैं. इनकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती ही है, उनके साथ साथ इनकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होने लगती है.
Most heat waves occurred from 2006 to 2015 are leading to widespread coral bleaching. जो कोरल्स हैं जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस कहते हैं, उनका भी ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप वार्न करता है कि जो कोरल रीफ्स हैं वर्ल्ड वाइड दे कुड ब्लीच बाय द सेंचुरीज, एंड पूरी वर्ल्ड वाइड जो कोरल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। दिस इज from the stress which is induced in the oceans because of the rise in temperature and उसके साथ साथ rise in temperature and greenhouse gas such as carbon dioxide। आपको जब मैं बता रहा हूं कि कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी तो आप ये भी समझें कि कोरल्स ऐसे रीजन्स हैं, अगर उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला गया तो उसके पीछे का कारण ये है कि वहां पे हाई बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होने के कारण इन रीजन्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। और अगर ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कोरल ब्लीचिंग होगी, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी लार्ज स्केल पे थ्रेटन होती हुई दिखाई देगी। प्रेजेंटली अगर हम बात करें, एक्सटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशंस आर एविडेंट इंक्लूडिंग द डिग्रेडेशन ऑफ वाइटल कोरल रीफ्स। Recent estimates by UNESCO, they suggest that over half of the world's marine species could face extinction. दुनिया की जो half of the marine species that they will face extinction by 2100। ठीक है। देन कोस्टल इरोजन, क्योंकि जब सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरिया के अंदर जो इरोजनल एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेंगी, क्योंकि जो पानी है उसका इनंडेशन होने लगेगा लो लाइंग एरियाज के अंदर, और वहां की जो सैंड है, वहां की जो एरिया है उसको इरोड करने लगेगा। Then you will see one more thing here that is in relation to the desert ecosystem। जैसे आप डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम देखेंगे, डिफोरेस्टेशन होगा तो डेजर्टिफिकेशन जैसी समस्याएं इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट भारत में जो थार डेजर्ट के फैलाव से है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन राज्यों में देखने को मिलेगा। इसी को केटर करने के लिए इंडिया अभी एक प्लान के साथ आई जिसको अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बोला गया। ये एक ऐसा एम्बिशियस इनिशिएटिव है जिसे हमने कंसीव किया ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ऑफ अफ्रीका इन साहेल रीजन। जब हम साहेल रीजन की बात करते हैं तो वहां पे ग्रेट ग्रीन वॉल यानी कि पूरा वेस्ट से लेके ईस्ट तक सहारा के सदर्न भाग में बहुत बड़ी पेड़ों की श्रृंखला लगा के हम डेजर्टिफिकेशन को रोकना चाहते हैं। सिमिलरली भारत में पानीपत से लेकर अगर हम पोरबंदर तक बहुत बड़ी एक पेड़ों की श्रृंखला को लगाएंगे, उसे हम ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को ये कवर करेगा। The primary goal of this project would be to tackle the increasing incidence of degradation and eastward extension of the Thar Desert in India, right? तो उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है। So you can see here, this is the green wall project which is starting from the Panipat in Haryana, covering Delhi, then reaching to the Rajasthan, then after Rajasthan will be going to Gujarat and will be end itself at the Porbandar। देन यहां पे डेजर्ट रीजन जो साहेल है, जो कि आप मोरिटेनिया से लेके सूडान तक, ईस्टर्न पार्ट तक अफ्रीका के अंदर देख रहे हैं। सो दिस इज द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड। इसी की सिमिलर लाइंस पे वी हैव ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इन इंडिया। सो अब क्रायोस्फीयर का जो इम्पैक्ट है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पोल्यूशन, उसके साथ साथ इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट, इंडियन ओशन की वार्मिंग होगी, रेनफॉल के अंदर चेंजेस होंगे, ड्राउट्स लाइक इवेंट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, दीज ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये बार बार लिखा हुआ है। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है यहां पे, वो ये है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ओशियंस अगर गर्म होने लगेंगे, उनका तापमान इंक्रीज होने लगेगा, तो साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। और ऐसा अभी इस समय पे अरेबियन सी के अंदर देखा भी गया है।
अरेबियन सी जो है वहां पे जो तापमान है वो बहुत लार्ज स्केल पे इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इस पिछले कुछ दशकों के अंदर जो आने वाले साइक्लोन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अरेबियन सी में इंक्रीज हुई है। चलिए, दिस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे दो मेजर भाग हमारे पास रहते हैं। पहले हम एक पार्ट को डिस्कस करते हैं जो कि एक इम्पैक्ट है इस क्लाइमेट चेंज का ऑन द ओशियन, जिसे आप देखते हैं, जिसे आप जानते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन के नाम से। मैं पहले ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूं, देन विल कम टू दी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन। देखिए, ओशियन एसिडिफिकेशन जो है वो कहता है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे ओशियंस के अंदर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो ओशियंस हैं उनकी जो एसिडिक लेवल है वो उनके अंदर एसिडिफिकेशन आपको दिखाई देगा। अब एसिडिफिकेशन दिखाई देगा, ये क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखें, एसिडिफिकेशन से पहले हमें पता होना चाहिए जो ओशियंस हैं, ओशियंस का पीएच है जनरली अराउंड 8.0। तो ये बेसिक की कैटेगरी में आते हैं। आपको पता होगा जो 7 नंबर तक पीएच, अगर 7 वैल्यू तक पीएच है तो वो क्या है, एसिडिक है। 7 से ऊपर 14 तक वो बेसिक कहलाता है। अब जो यहाँ पे बेसिक है ओशियंस, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अगर ओशियंस के अंदर H+ आयंस का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाता है, देन द पीएच वैल्यू, जो इसकी पीएच वैल्यू है वो वैल्यू 8 से थोड़ा कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ओशियन एसिडिफिकेशन का मतलब होगा कि पीएच 7 से कम आ गया, नहीं। ये एक रिलेटिव टर्म दी गई है जिसके अंदर आपको एहसास करना पड़ेगा कि वैसे ओशियंस बेसिक है, 8.1 8.2 के आसपास इनका पीएच लेवल है। बट अगर एसिडिफिकेशन होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो इनकी वैल्यू 8.1 8.2 से 8.0 7.9 7.8 तक आ सकती है। ये लॉगरिदमिक स्केल पे होता है, इसीलिए 0.1 0.2 का इंपैक्ट बहुत लार्ज स्केल पे ऑब्जर्व किया जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी थोड़ी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि व्हाट हैपेंस इन आवर ओशियंस इज, हमारे ओशियंस के अंदर कार्बोनेट आयंस का प्रेजेंस है। ये जो कार्बोनेट आयंस हैं ओशियंस के, इन कार्बोनेट आयंस को कैल्शियम के जो आयंस हैं वो यूटिलाइज करके जो हमारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, इन मरीन ऑर्गेनिजम्स के अराउंड जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन है या जो स्ट्रक्चर है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को, कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन को बनाने में मदद करते हैं। अब हुआ यह है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, with the increase in the concentration of carbon dioxide it will react with water, and जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ये H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाने की कोशिश करेगी। और जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा वैसे ही ये एक वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, और इस वीक एसिड के अंदर H2CO3 फिर डिसोसिएट हो जाएगा इन दी H+ आयंस एज वेल एज HCO3- आयंस में। अब जब ये H+ आयन रिलीज हुए, इसका मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन है H+ आयंस की वो इंक्रीज हुई और पीएच वैल्यू कंपैरेटिवली क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। और बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो बढ़ने लग गए, बाइकार्बोनेट आयंस का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि पहले कार्बोनेट आयंस जो हमारे इस ओशियंस के अंदर थे CO3 उनको कौन अटैच करके, कैल्शियम अटैच करके क्या बना रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट। बट नाउ दिस H+ ions will attack to this carbonate ion and again will form the bicarbonates, वो भी बाइकार्बोनेट बना लेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो ये कैल्शियम और जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके एक्सोस्केलेटन्स हैं
the exoskeletons will start getting dissolved. ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और इनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी. दिस प्रोसेस इज समथिंग वी कॉल एज द ओशन एसिडिफिकेशन. सो आप देख सकते हैं यहां पे, as the ocean will absorb more atmospheric carbon dioxide, the concentration of hydrogen ions will increase in the ocean, leading to decline in the carbonate ion concentration, जिससे ocean का pH डिक्रीज होगा, ocean का basic nature alkalinity डिक्रीज होगी, और this phenomena will be termed as ocean acidification. इसका इफेक्ट, ओशन के एसिडिफिकेशन का इफेक्ट क्या देखा जाएगा? जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशियंस के अंदर आएगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ओशियन वाटर्स गर्म होते जाएंगे और पीएच यूनिट के अंदर डिक्रीज दिखाई देने लगेगा, जिससे 30% ओशियन के अंदर जो एटमॉस्फेरिक जो एसिडिक लेवल है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है. बेसिकली उनका पीएच वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है. डिस्पाइट द ओशंस करंट एल्कलाइन स्टेट जो कि अराउंड 8.0 है, ओशन एसिडिफिकेशन एक ट्रेंड को डिनोट करता है कि पीएच वैल्यू कम होती जा रही है. इसका मतलब यह है कि एसिडिफिकेशन डिस्क्राइब करता है ओवरऑल पीएच चेंज को, इन्फ्लुएंस करता है. इसको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि लोकली इन्फ्लुएंस करते हैं. केमिकल रिएक्शंस हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की सी वाटर में होने वाली, जो हमारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन जो हैं वो डिसॉल्व होने लगेंगे, है ना. सेकेंडली कार्बोनेट आयंस जो है वो रिएक्ट करेगा बाइकार्बोनेट आयन से, फिर इंपैक्ट करेगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा. ये पूरी केमिस्ट्री मैंने आपको समझा दी है. इससे क्या होगा, मिटिगेशन कैसे करना है कि आप प्रोटेक्ट करें कोस्टल हैबिटेट को, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन को कम करें, रिसर्च मॉनिटरिंग करें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करें, कम करें. सो दिस इज ओशन एसिडिफिकेशन, वन ऑफ द इविल ऑफ क्लाइमेट चेंज. Now last part of this entire segment is the ozone and ozone depletion. देखिए ओजोन और ओजोन डिप्लीशन का एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो मैं आपको अभी बता देता हूं होता क्या है. देखिए what happens is whenever we see the ozone layer, ओजोन जो है, ओजोन लेयर की बात अगर हम करते हैं तो नेचुरली अगर हम देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर नेचुरली ओजोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. वो फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझते हैं. सबसे पहली चीज, जो भी यूवी रेज हैं, इन यूवी रेज को अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस में बदल जाएगा, दो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स के अंदर या दो नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर. अब यही जो दो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते रहेंगे तो दे विल फॉर्म दी ओजोन. ऐसे बहुत सारी ऑक्सीजन जब इन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, इट विल फॉर्म दी ओजोन इन दी एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर के रूप में दिखाई देती है. स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर के रूप में दिखाई देती है. बट यहां पे हमें एक चीज और समझनी है, वो क्या है, जो सम ऑफ द ओजोन है, ओजोन का नेचुरल लेवल पे अगर हम देखें तो ओजोन का कन्वर्जन होता है इन ऑक्सीजन. कन्वर्जन टू ऑक्सीजन ऑल्सो टेक्स प्लेस. ये नेचुरली भी होता है क्योंकि जो ओजोन है वो भी डिसोसिएट होती है किसमें, O2+O में. तो अगर इन दोनों रिएक्शंस का हम समेशन करें तो हमारे पास एक चीज निकल के आती है, वो ये है कि अगर मैं देखूं कि O2+O is giving you the ozone and ozone is giving you the O2+O. ये एक रिएक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस मैनर में चलती जा रही है, जिससे आप फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों देखते हैं. एंड इसकी वजह से द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेंटेन्ड. अगर आपको कहूं कि यहां पे जो ओजोन का बनना स्लो हो जाए और टूटना फास्ट हो जाए तो क्या थिकनेस खत्म होने लगेगी? जी हां. और ऐसा कौन करता है? ऐसा करने के लिए कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि यहां पे
ह्यूमन इंटरवेंशन के तहत इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। वो कंपाउंड्स ह्यूमन इंटरवेंशन के तहत जो डिप्लीट करते हैं उन्हें बोला जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस। और ओडीएस का मतलब यह है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनको हम क्लोरीनेटेड और ब्रोमीनेटेड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। क्लोरीनेटेड एंड ब्रोमीनेटेड कंपाउंड्स, क्लोरीनेटेड एंड ब्रोमीनेटेड कंपाउंड्स। अब देखो, क्लोरीनेटेड और ब्रोमीनेटेड का मतलब या तो क्लोरीन फ्री रेडिकल है या ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो एक बार इसको ध्यान से देखें, जो मैंने लिखा है क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये ओजोन लेयर की थिकनेस को क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। Then now you will see here the क्लोरीन जब क्लोरीन यहां पे ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट इज डूइंग, क्लोरीन विल गो एंड अटैच विद द ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा ClO। तो एक ऑक्सीजन जो था, ये जो क्लोरीन था, इसने इस ऑक्सीजन को अटैक किया और बना लिया ClO। ClO ने दूसरे ऑक्सीजन पे अटैक किया, बना लिया ClO2। फिर ये ClO2 टूट के वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल और O2 के अंदर। अगेन एक क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज हो गया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एक बार अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल पहुंच गया ना एटमॉस्फेयर के अंदर, then it is going to create large scale of destruction in the atmosphere. We call it as ozone depletion. ठीक है। और ऐसा ओजोन डिप्लीशन को, इस ओजोन डिप्लीशन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं पोलर रीजन के अंदर। पोलर रीजन्स में कुछ क्लाउड्स हैं जिनको आप पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहते हैं। उन स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के कारण, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जिसके कारण दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसी कारण से आपको पोलर रीजन में ओजोन की जो हेल्थ है या ओजोन की जो थिकनेस है वो सबसे कम दिखाई देती है, क्योंकि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के अंदर, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के अंदर आइस का प्रेजेंस होता है, जो कि एक सबस्ट्रेट के रूप में, एक सरफेस के रूप में काम करता है। ये जो आइस सबस्ट्रेट है, ये इन रिएक्शंस को बहुत ज्यादा, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं, इनको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। और क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज हो गया तो आपने देखा कि एक क्लोरीन फ्री रेडिकल मल्टीपल स्केल पे ओजोन को डिप्लीट कर सकता है। ये तो हमने समझा कि ओजोन डिप्लीशन की केमिस्ट्री क्या है। हो कैसे रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कहां होता है, एसी में, राइट, रेफ्रिजरेंट्स में, प्रोपेलेंट्स में। अब ये क्लोरीन और ब्रोमीन के पास तो क्षमता है, फ्लोरीन के पास नहीं है, आयोडीन के पास नहीं है। फ्लोरीन और आयोडीन इन दोनों के पास नहीं है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये दोनों अगर किसी भी कंपाउंड में आपको दिख गए, वो ओजोन डिप्लीट कर देंगे। इसको रोकने के लिए, ओजोन को रोकने के लिए, ओजोन के डिप्लीशन को रोकने के लिए, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए आपने, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए you will see one convention came into picture in 1985, that is Vienna Convention। वियना कन्वेंशन आया और इस वियना कन्वेंशन से हम ये ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि अब हम ओजोन डिप्लीशन को क्या करेंगे, ओजोन डिप्लीशन को रोकेंगे, कम करेंगे और अंटार्कटिका में जो ओजोन की जो लेयर है उसे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। इस वियना कन्वेंशन के अंदर जो हमने, वियना कन्वेंशन जो आया उसके अंदर आप अब यहां पे देख सकते हैं, उसके बाद हम एक प्रोटोकॉल लेके आते हैं। उस प्रोटोकॉल को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। वियना कन्वेंशन आया 1985 के अंदर, जिसने हमारे लिए एक ग्राउंड वर्क तैयार किया कि हम अब ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं।
Unlike the Montreal Protocol, Vienna Convention did not mandate specific action. Convention है, specific action नहीं बताता, एक अम्ब्रेला ऑब्जेक्टिव तैयार कर देता है और अब बोलता है कि अगले साल मिलेंगे, एक प्रोटोकॉल तय करेंगे जहां पे हम अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसे आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 के रूप में देखते हैं। यहां पे बोला गया जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ओडीएसएस, इनको फेज वाइज मैनर में या तो बैन किया जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा। यहां पे इस ओरिजिनल एग्रीमेंट में देखा गया डेवलप्ड नेशंस वर मैंडेटेड टू इनिशिएट द फेज आउट ऑफ सीएफसीज यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन 1993, एमिंग फॉर 20% रिडक्शन फ्रॉम 1986 कंजम्पशन लेवल्स बाय 1994 एंड 50% रिडक्शन बाय 1998। तो धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में इनको क्या करना है, उन्हें फेज आउट करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत सारे और जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये हो गया ओजोन लेयर का डिप्लीशन, उसको रोकने का हमने एक तय भी कर लिया। बट किसी ने बोला कि सर सीएफसी आपने बोला कि एसी वगैरह में, प्रोपेलेंट वगैरह में यूज होता है, तो अब इस सीएफसी का ऑल्टरनेटिव क्या, एसी बंद थोड़ी कर देंगे। तो ऑल्टरनेटिव आया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज किया जाने लगा। बट आप आज की क्लास के इस पहले दौर में रियलाइज करेंगे कि एचएफसी जो है, एचएफसी हैज द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो अब लोगों को एहसास हुआ कि चलो ठीक है, तुमने ओजोन को तो रिकवर कर लिया, ओजोन को तो रिकवर कर लिया, बट ये एचएफसी लार्ज स्केल पे ग्लोबल वार्मिंग करने लग गया। तो अब आप एचएफसी को भी क्या करो, फेज आउट करो, ये तो और खतरनाक हो जाएगा। आप एक तरफ से ओजोन को तो बचा रहे हैं, बट क्लाइमेट चेंज करके इस पूरी धरती पे सी लेवल को राइज करके बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं। सो इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ, जिस अमेंडमेंट को हम किगाली अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। एंड किगाली अमेंडमेंट ने भी फेज वाइज मैनर में हम एचएफसी को क्या करेंगे, एचएफसी को फेज आउट करेंगे, एचएफसी को फेज आउट करेंगे, इनके यूज को रेगुलेट करेंगे और बैन करेंगे। और इसकी वजह से, इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ओजोन लेयर के अंदर रिकवरी पाई गई, जो कि 1980 वैल्यूज को अचीव करने की कोशिश करेगा बाय 2030। सो ये जो ओजोन लेयर है, इन कंक्लूजन अगर हम बात करें, हम अगर एज अ ह्यूमैनिटी वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा रेजिलियंस क्रिएट कर सकते हैं। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में, उसकी सक्सेस के रूप में देखा, जहां पे ओजोन लेयर इज गेटिंग रिकवर्ड every single day, right? So I hope you liked it. Thank you so much, guys. We'll see you next time with the negotiations related to climate change. See you. Goodbye.